हेलो। काफ़ी वक्त के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। वीडियो मैंने काफ़ी टाइम से बनाई नहीं थी, बट बोर्ड का एग्ज़ाम आ चुका है और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोगों को ज़रूरत है कुछ ख़ास टिप्स की और कुछ ख़ास अनुभव की, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और करूँगा, क्योंकि आपकी मुझे हेल्प करने में अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स और गाइस और स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो क्लास 12 का 2022 का यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं फिज़िक्स का, या इसके आगे इन फ्यूचर कभी भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके लास्ट टर्म की प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, फाइनली सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा इस बात पर कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या वो प्रिपरेशन आपके टॉपिक वाइज तैयार की जा रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ टॉपिक सिलेबस से बाहर रहते हैं, कुछ टॉपिक सिलेबस के अंदर रहते हैं और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो खास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास एक दिन बचा हुआ है तो आप एक दिन के अंदर पूरी बुक का रिवीजन नहीं कर सकते। तो सर क्या किया जाए कि पूरी बुक का रिवीजन बहुत आसानी से हो सके। तो इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप चैप्टर का एक तरीके से पूरा सिलेबस तैयार कीजिए, एक पर्चे पर उसको लिखिए और लिखने के बाद जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ, आप अभी के अभी नोट डाउन करेंगे, उनको लिखेंगे और लिखने के बाद उनको सीरियल से तैयार करेंगे। और तैयार करने के बाद जैसे कि मन हमारा करता है कि कुछ छूट ना जाए, इसलिए हम हर टॉपिक देखने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा खाने के चक्कर में पेपर में जाके उल्टी कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं सारा का सारा मामला। तो अपन लोगों को ऐसा नहीं करना है, केवल ध्यान देना उन टॉपिक्स पर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है एज अ रिवीजन। ओके गाइज, सो मैं आपको स्टार्ट करके बताना चाहूँगा कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ खास बातें। सबसे पहली बात, आप जो बोर्ड की कॉपी यूज़ करने वाले हैं उस बोर्ड की कॉपी में बहुत ध्यान से अपना रोल नंबर भरें। रोल नंबर भरने के साथ साथ उसमें जो भी डिटेल दे रखी है उसको एक बार कंफर्म कर लें क्लास के टीचर से, और कंफर्म करने के बाद ही उसको बहुत ध्यान से ब्लैक पेन का यूज़ करते हुए फिल करें। उसमें कटिंग या ओवर राइटिंग बिल्कुल भी ना करें, वेरी केयरफुली। एंड आफ्टर दैट सबसे पहले आप लोग क्या होगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक सीरियल में करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको फर्स्टली एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आते हैं तो तुरंत आपको उस एमसीक्यू क्वेश्चन को छोड़ देना है और छोड़ देने के बाद उसका स्पेस भी आपको छोड़ देना है, क्योंकि अगर कोई कॉपी चेक कर रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कॉपी चेक करने में, जैसे कि हम टीचर्स को। सो गाइस, उसके बाद अगर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो आप स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन जैसे कि आप देख लीजिए खंड का या यूनिट ए आप कह सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें उस पेपर में लिख सकते हैं। तो आपको लिखने के बाद सबसे पहले उसको अंडरलाइन करना है स्केच से, ज़्यादा डार्क स्केच मत करना, हो सकता है कि पेज के पार निकल जाए। और निकलने के बाद क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आपको क्वेश्चन कॉपी पर नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आपको तुरंत उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। थ्योरी, डायग्राम एंड आफ्टर दैट उसका मैथमेटिकल स्टेप्स। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे आता नहीं है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन सेकंड का जो आपका सेकंड पार्ट है वो आपको नहीं आता करने के लिए, तो आप उसके लिए अपने अंदाजे से स्पेस छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद आगे क्वेश्चन पे कंटिन्यू करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि सीरियल बिगाड़ दिया कि एक क्वेश्चन आपने किया दूसरे का एक किया आपने चौथे का खा। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को मिक्स कर देंगे तो कॉपी चेक करने में दिक्कत होती है और मे बी ये पॉसिबल हो सकता है कि क्वेश्चन चेक करने वाले को कोई दिक्कत बीच में आती रहे। सो गाइस, सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं क्या उस क्वेश्चन में जो पूछा गया है आप उसी का आंसर दे रहे हैं। और हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को कुछ कांस्टेंट याद नहीं रहते हैं, कुछ यूनिट्स हमें याद नहीं रहते, मात्रक हमें याद नहीं रहते और हम एमसीक्यू को तुरंत टिक लगा के उसको सॉल्व कर देते हैं। तो गाइज आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको पेपर्स में देख लेना है कि पेपर के लास्ट में क्या हमें कोई कांस्टेंट दिया होता नहीं है। अगर आपसे कोई एमसीक्यू करना नहीं आ रहा है, कोई विकल्प करना नहीं आ रहा है, तो आपको विकल्प को छोड़ देना है और लास्ट में जब आप पेपर पूरा फाइनल कर लें उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना है। और हाँ, ध्यान रखें कि अपने पीछे वाले की हेल्प से ज़्यादा अपना पेपर करने में, अपना एग्ज़ाम करने में ज़्यादा तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कूलाम के नियम और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा कूलाम्स लॉ के बारे में, और कूलाम्स लॉ के अंदर से पहले आपने पढ़ा होगा Q = NE।
Q यहाँ पर टोटल चार्ज होता है यूनिट वॉल्यूम के लिए, और इसके अलावा यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, आपको चार्ज फाइंड करना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको चार्ज दे रखा है और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, कूलाम्स लॉ। जो आपका कूलाम्स लॉ है ये दिया गया है आपके दो पॉइंट चार्जेस के लिए। F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका वेक्टर एनालिसिस आपसे पूछ सकता है, इसका वेक्टर वो पूछ सकता है। वेक्टर F12 = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू वेक्टर R12 कैप, जहाँ पर R12 कैप यूनिट वेक्टर होता है। कभी कभी गाइस पता क्या होता है, आपसे इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं, तो खास तौर पर ध्यान रखें कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। और हाँ, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है, एंड ε0 की वैल्यू होती है आपकी 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो गाइज आपसे इसके बारे में डायमेंशन भी पूछ सकता है, तो गाइज मैंने एक वीडियो बना रखी है 1 आवर की, आप उस वीडियो को देख लीजिए। आपके डायमेंशन अर्थात आपसे कहा जाए तो आपका एक नंबर मिस नहीं होने वाला है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। ε0 की वैल्यू आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में तुम लोगों ने सुना ही होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है हमें वैद्युत द्विध्रुव से मिलता है। P = Q × 2L, जहाँ पर 2L दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, और इसका यूनिट कूलाम मीटर है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायमेंशन ATL होती है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपके सामने आ सकता है करने के लिए। और अगर चार्जेस को हम रख दें एयर के जगह कैरोसिन तेल के अंदर, तो कैरोसिन तेल के अंदर रख देने के बाद दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा मात्रक है, कौन सा मात्रक नहीं है, न्यूटन पर कूलाम मात्रक होता है, और बहुत से ऐसे मात्रक जो नहीं होते हैं, तो ऐसा MCQ भी आपसे पूछा जा सकता है। वॉल्यूम का आघूर्ण τ = P sin θ होता है, और अगर इसका वेक्टर फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वेक्टर τ = वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E होता है। सो गाइस आगे बढ़ते हैं हम। जब आगे हम बढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं किस चैप्टर की बात करने वाला हूँ, गॉस लॉ की। तो गॉस लॉ चैप्टर की अगर हम बात करें तो गॉस लॉ क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से हो गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ε0 निर्वात की वजहशीलता होती है, क्यों यहाँ पर आवेश होता है। और हाँ, अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, तो समझ जाना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान 0 होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने स्मॉल n इलेक्ट्रिक डायपोल किसी क्लोज सरफेस के अंदर रख दिए हैं, तब इसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0। एंटर करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होते हैं वो माइनस होते हैं, और आउट होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होते हैं प्लस होते हैं। तो अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आ जाए कि एंटर करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4500 हैं और आउट होने वाले आपके 2000 हैं, देन आपका जो फाई की वैल्यू होगी वो निकल के आएगी 2000 माइनस 4500, तो आपका वैल्यू यहाँ पर माइनस में निकल के आएगा, और जो चार्ज का नेचर होगा वो भी आपका माइनस निकल के आएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ की, तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है जो आवेश को घेर लेता है, आवेश को परिबद्ध कर देता है। यहाँ पर हमारे पास आवेश पृष्ठ घनक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रेखीय, लैम्डा = Q/L, एक होता है हमारा पृष्ठीय, सिग्मा = Q/A, एक होता है हमारा आयतनीय यानी ρ = Q/V, और इनके मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर क्यूब होते हैं। और आप डायमेंशन उसी 1 घंटे की वीडियो से दोबारा फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके अनुप्रयोग की गॉस प्रमेय की, तो एक अनुप्रयोग है इसका, अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के समय वायु क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E = 1/4πε0 2λ/r होता है। अगर मैं बात करूँ अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचार चादर के समय वायु क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले की, तो E = σ/2ε0। बाकी इसकी बहुत सी शर्तें आपको मेरी वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने के लिए भी आ सकते, तो तैयार रहें अपने बोर्ड के एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल्स के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, इसका नाम है विभव। तो अगर हम विभव वाले चैप्टर की बात करें तो विभव वाले चैप्टर में आपको पता होगा किसी परीक्षण आवेश को अनंत से अगर हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के आ रहे हैं, तो जो किया गया कार्य होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। V = W/Q इसका फॉर्मूला होता है, और इसका यूनिट वोल्ट होता है, या कूलाम पर जूल पर कूलाम इसका यूनिट होता है, और ये एक आदिश यानी स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसे विभवांतर होता है, विभवांतर में 2 बिंदुओं के बीच आवेश को हम गति कराते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वहाँ विभवांतर बन जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव परिवर्तन में संबंध E = -dV/dx होता है। आप लोग जानते हो कि 2 आवेशों की अनंत पर वैद्युत स्थिर ऊर्जा का मान अनंत होता है। U = 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r होता है। अगर हम एक आवेश को किसी दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, देन W = QV इसका फॉर्मूला बन जाता है, सब लोगों को पता होगा। आगे अगर हम बढ़ना चाहें कि विभव परिवर्तन क्या होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आवेश को लाने में विभव में होने वाले परिवर्तन, यानी दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन विभव परिवर्तन कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट/मीटर होता है, और हाँ, वोल्ट/मीटर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं। W = P1 - cos θ, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाने में वैद्युत क्षेत्र में
कितना कार्य करना पड़ता है, W इज इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस थीटा। अगर तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो यहाँ पर, वो क्या, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पर लगा सकते हैं, और 180 डिग्री लगाने के बाद थीटा इज इक्वल टू 2p इसका मान निकल के आ जाएगा। कॉस 90 पे निकालो, कॉस 0 पे निकालो और ज़रूर सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अगर मैं बात करूं एक डायपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो W इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू माइनस का पी कॉस थीटा इसका फॉर्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कौन सा है कौन सा नहीं है ये आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्ट सेकेंड होता है या कुछ और होता है, ये भी आपसे मालूम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं वैद्युत धारिता की तरफ। जैसे आप जानते हैं कूलाम पर वोल्ट या माइक्रोफैरड, नैनोफैरड, पिकोफैरड या फैरड जो होते हैं धारिता का मात्रक होता है, और विलगत गुलचालक की धारिता का सूत्र जो होता है C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R होता है। अगर हम बात करें पृथ्वी धारिता की, कितनी होती है धारिता, अनंत। विभव कितना होता है, 0, और अगर मैं इसको विलगत मान लूँ धारिता कितनी होगी, 711 माइक्रोफैरड। आप सभी लोग जानते हैं U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है, हाफ QV होता है, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C होता है। संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का जो फॉर्मूला होता है 1/2 C1 C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 इसका फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं Q इक्वल टू CV, जनरल सा फॉर्मूला आपको पता होगा। C यहाँ पर धारिता जिसकी डायमेंशन हम उसी 1 घंटे के वीडियो से फिर फाइंड कर लेंगे, आप लोग देखेंगे वीडियो को और फाइंड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर T मोटाई का परिवर्तन रख दिया जाए देन फॉर्मूला बनता है आपका C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, इसका फॉर्मूला बन जाता है। आगे बढ़ते हैं श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहता है। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, विभवांतर का मान समान रहेगा। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, तो तैयार है ना आप। और U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर के ऊपर न्यूमेरिकल करने के लिए आते हैं, C इज इक्वल टू 4πε0 पे आते हैं, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर पे आते हैं, और इसके अलावा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के ऊपर फॉर्मूले आते हैं। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, किसी भी संधारित्र की प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र के रूप में जो एनर्जी यूनिट वॉल्यूम में इकट्ठी हो जाती है उसको हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर होता है, मात्रक जूल पर मीटर क्यूब होता है। इसकी विमा हम 1 घंटे की वीडियो से फिर फाइंड कर सकते हैं, और इसके अलावा इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी सहायता आपको इन फ्यूचर में हर टॉपिक में जो फिजिक्स का है उससे मिलती रहेगी। चलिए चैप्टर हमारा है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। क्या होता है वैद्युत चालन में, भाई इलेक्ट्रिक धारा, वैद्युत धारा के बारे में पूछ लेता है। I इज इक्वल टू Q अपॉन T इसका जो फॉर्मूला होता है। इसके अलावा 1 सेकंड में किसी चालक में प्रवाहित होने इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18 होती है, ये भी आपसे मालूम करवा सकता है। अगर हम बात करें तो धारा घनत्व J इज इक्वल टू I अपॉन A, विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें रो बराबर RA अपॉन L, विशिष्ट चालकता की बात करें सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, और इसके अलावा रो का मात्रक ओम मीटर होता है, सिग्मा का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। J इज इक्वल टू सिग्मा ही होता है, धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता का संबंध होता है। ओम का नियम V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ओमी चालक अनोमी चालक पालन करते हैं, पालन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल आप सभी लोगों को पता है, भाई डायोड वाल्व ट्रायोड वाल्व अनोमीय है, और जो तार है जो बल्ब है वो आपका ओमी चालक में आ जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर अनुगमन वेग की, चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित करोगे, चालक के अंदर उत्पन्न होगा वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जिस औसत सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं उसको अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू होती है। इसके अलावा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर 10⁻28 पर मीटर क्यूब होते हैं, और शांतिकाल धन आयनों की इलेक्ट्रॉन से क्रमांक टक्करों के बीच लगा समय शांतिकाल कहलाता है। 10⁻14 सेकंड इसका मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं हम इसके आगे बढ़ने के बाद आप लोगों को पता होगा भी अनुगमन वेग पर वैद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ता है, VD प्रोपोर्शनल टू E, या VD इज इक्वल टू म्यू, जहाँ म्यू मोबिलिटी होती है, यहाँ से हम मोबिलिटी का मात्रक भी निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें अनुगमन वेग धारा में संबंध क्या होता है, तो I इज इक्वल टू NE/VD। अनुगमन वेग धारा में संबंध क्या होता है, J इज इक्वल टू NE/VD, A नहीं आने वाला। और ओम के नियम के सत्यापन का भी आप कर सकते हैं इंतजाम धारा घनत्व के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, समांतर क्रम का फॉर्मूला संधारित्र का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो आपको मालूम पड़ चुका है, तो इसमें भी उसके न्यूमेरिकल आएंगे। और इसके अलावा आगे किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई पहले की 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी कर दी जाए, और इसका पहला वाला प्रतिरोध 5 ओम है, तो बताओ नया प्रतिरोध कितना होगा, R2/R1 बराबर N² फॉर्मूले का यूज़ करके इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा किरचॉफ का नियम एवं सरल परिपथ। अगर मैं किरचॉफ के नियम और सरल परिपथ की बात करता हूं तो समझ जाना भाई मैं बात कर रहा हूं परिपथों के बारे में। और परिपथों के बारे में अगर मैं बात करूंगा
टर्मिनल विभवांतर की। और बात करूंगा मैं विद्युत वाहक बल की, तो परीक्षण आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाओगे, विद्युत वाहक बल बनेगा, केवल परिपथ में घुमाओगे टर्मिनल विभवांतर बनेगा, E = W/Q, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। स्मॉल आर कैपिटल ई कैपिटल बी में संबंध क्या होता है, स्मॉल आर = कैपिटल आर ब्रैकेट कैपिटल ई अपॉन कैपिटल बी -1। आर होता है छोटा वाला आंतरिक प्रतिरोध, अब बड़ा वाला आर होता है बाह्य प्रतिरोध, कैपिटल ई होता है विद्युत वाहक बल और वी होता है टर्मिनल विभवांतर। ओके गाइस, स्मॉल आर क्या होता है, किसी वैद्युत अपघट्य के द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न हुआ अवरोध कहलाता है आंतरिक प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक हमारा सब लोग जानते हैं भाई, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ के नियम आपने पढ़े होंगे कि प्रत्येक संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अगर देखो यार, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है कि आने वाली धाराएं कैसी होंगी, पॉजिटिव, और जाने वाली धाराएं कैसी होंगी, नेगेटिव, इस बात का याद रखना। और आने वाली को प्लस रखना और जाने वाली को माइनस रखना। ओके गाइस, अगर हम बात करें दूसरे वाले की, दूसरे वाले बनते हैं पाश। अब मैं आपको ये नहीं बताने वाला पाश क्या होता है, एग्जाम टाइम चल रहा है गाइस, पाश की बात हम समझाने वाली नहीं करेंगे, केवल नियम की बात करेंगे। प्रतिबंध पाश में बहने वाली धारा उनके साथ में लगे प्रतिरोधों के गुणनफल का जो सदिश योग होता है सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। समीशन आप लगा सकते हैं यहाँ पर, I × R = समीशन × E। पहला वाला आवेश संरक्षण पर आधारित होता है और दूसरा वाला जो होता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। पहले वाले को KCL कहते हैं और दूसरे वाले को हम KVL कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम व्हीट स्टोन सेतु की तरफ। P/Q और R/S संगत दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसके अलावा विभव मापी में तांबे का तार, ये टंगस्टन का तार क्यों यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ नहीं करते हैं, इसका रीज़न आपको देखना चाहिए। और विभव मापी के द्वारा हम क्या माप सकते हैं, तो भाई विभव मापी के द्वारा हम माप सकते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, विभवांतर, और इसके अलावा कैलिब्रेशन करने के भी ये काम आता है। तो गाइस, इसका सिद्धांत क्या होता है, विभव विभाजक का सिद्धांत होता है K = V/L। जैसे जैसे आप तार की लंबाई बढ़ाओगे वैसे वैसे विभव प्रवर्तक का मान घटेगा और अधिक सुग्राही बन जाएगा हमारा विभव मापी। कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है, E1/E2 = L1/L2, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको करने के लिए आ सकते हैं। और ये गाइस P/Q = R/S तथा ρ = R/F, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। व्हीट स्टोन सेतु जो होता है हमारा एक पतंग के शेप जैसा बना होता है और इसमें अगर दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अगर बराबर निकल करके आ गया तो समझ जाना बीच वाले प्रतिरोध का हम यूज़ नहीं करने वाले। ओके गाइस, तो यहाँ तक मुझे आपको लगता है कि किरचॉफ वाले नियम चैप्टर की मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो व्हीट स्टोन सेतु पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। विभव मापी के मेन फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। K = V/L पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। I = NaVd पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। J = I/A और ρ = R/L पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब हम बात करने वाले हैं पृथ्वी। अब पृथ्वी तो बाद में बात करेंगे, पहले चुंबक वाली यूनिट की बात करने वाले हैं। ओके गाइस, रोज़ी में ज़्यादा प्यास ज़्यादा लगती है, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, हलक सूख रहा है कोई बात नहीं, आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा लंबी आपकी वीडियो नहीं करने वाले। चलिए बोतल उठा के यहीं ले आते हैं पानी की। तो कहाँ गई फाइनली बोतल पानी की, ये रही, मिल गई पानी की बोतल। तो पानी की बोतल मिल जाने के बाद पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो हाँ गाइस, हम चल लेते हैं चुंबक वाले चैप्टर की तरफ। तो जो हमारा चुंबक वाला चैप्टर है भाई, उसमें आपको याद कर लेना है लॉरेंस बल के बारे में। लॉरेंस बल क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो और कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन करने लगे तो समझ जाना भाई लॉरेंस बल लग रहा है वहाँ पर। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो योग होगा वो आपका लॉरेंस फोर्स कहलाएगा। इसका वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है वो आपको बता देना है भाई। F = Q कॉमन आ गया, वेक्टर E + वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, जहाँ पर B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। F = ILB किसी भी धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है। और आप यहाँ से इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, N/A/m, टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, जो आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें भाई त्रिज्या और संवेग में संबंध क्या होता है, तो R = mv/q भी। और आवेशित कण अगर चुंबक क्षेत्र में गति करेगा तो उसका पथ वृत्ताकार होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका पथ परवलयाकार होगा। ये बात आपको समझ लेनी है। वृत्ताकार क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो दिशा के लंबवत कार्य करता है, इसलिए इसका पथ होता है आपका वृत्ताकार मैग्नेटिक फील्ड में। चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आगे हमारा चैप्टर आ जाता है इसमें चुंबकत्व के बारे में। कौन चुंबकत्व के बारे में चैप्टर आता है हमारा, पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में। पृथ्वी के चुंबकत्व के जो अवयव हैं इसमें हालांकि नमन कोण, नति कोण, दिक्पातक कोण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट जो 2022 का आपका सिलेबस है कोरोना की वजह से इसमें कुछ टॉपिक कम किए गए हैं। तो आप फिर भी दिक्पात कोण, नमन कोण देख लीजिए। tan θ = V/H होता है। नमन कोण जो आपका होता है उसकी परिभाषा देख लो खाली बस, और tan θ = V/H का फॉर्मूला देख लो। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं।
जब आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे पृथ्वी के चुंबकत्व के जो अवयव होते हैं, उसके बाद चुंबकत्व की बात करेंगे। हालांकि ये भी सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको फिर बता देता हूँ कि भाई डोमेन किस पदार्थ में पाए जाते हैं। तो डोमेन जो होते हैं आपके लौह चुंबकीय पदार्थों में पाए जाते हैं, और बाकी इनकी जो चुंबकन की तीव्रता की परिभाषा वगैरह है, इनको आपको तैयार नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं हम। चल कुंडली धारा मापी आप तैयार कर सकते हैं। चल कुंडली धारा मापी में फासवरंश का तार लगाया जाता है, और इसके द्वारा हम धारा का मापन भी कर सकते हैं। और याद रखें आप कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा आप धारा का संसूचन कर सकते हैं, केवल संसूचन। अमीटर द्वारा आप धारा को माप सकते हैं, और धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण आपको करना है, धारा मापी का आपको वोल्टमीटर में रूपांतरण भी करना है। और ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आई जी इक्वल टू जी, आई माइनस आई जी इंटू एस, ये वाले इसके फॉर्मूले, जहाँ पर एस यहाँ पर शंट होता है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको शंट का मान पूछेगा, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दे देगा, या शंट का प्रतिरोध दे देगा, आपसे गैल्वेनोमीटर का मान पूछेगा, या आपको टोटल धारा आई का मान दे देगा, आपको गैल्वेनोमीटर की धारा पूछेगा, या आपसे गैल्वेनोमीटर की धारा भी आपसे पूछ सकता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसका डायरेक्शन भी आप तैयार कर लेना। डायरेक्शन तैयार करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा जो चैप्टर आएगा उसका नाम है भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण से पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई बायो-सेवर्ट के नियम के बारे में, इसके वेक्टर फॉर्मूले के बारे में। B इक्वल टू V0/4 sin θ/r², इसका आप वेक्टर फॉर्मूला तैयार कर लेना। और इसके अलावा वृत्ताकार कुंडलीय लूप के केंद्र पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला B इक्वल टू μ0/2 I/r आप तैयार कर सकते हैं। स्मॉल n यहाँ पर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है। याद रखना न्यूमेरिकल के लिए स्मॉल n बराबर कैपिटल N/L μ0 इंटू एप्सिलॉन 0। याद रखना विद्यार्थियों, μ0 इंटू एप्सिलॉन 0 वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका वैल्यू कितना होता है भाई, इसका मान किसके बराबर होता है, इसकी विमा क्या होती है, या हो सकता है आपसे वो कह दे μ0 इंटू एप्सिलॉन 0 की पावर -1/2 किसके बराबर होता है। तो MCQ आ सकता है, इस टॉपिक पे ध्यान रखना। यहाँ पर μ0 निर्वात की विद्युतशीलता होती है, μ0 चुंबकशीलता होती है, और μ0 निर्वात की विद्युतशीलता होती है। चुंबकशीलता का मात्रक होता है Nm/A², और इसका मात्रक 10⁻⁷ होता है। मान कैसे आया, क्यों आया, इस पर डिस्कस नहीं करना है, हम आगे बढ़ेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा टॉयलेट कुंडली के बारे में आपने पढ़ाई होगा कि एक खोखला पाइप लेते हैं, उस पर तांबे का तार लपेट देते हैं, बहुत सारे फेल लपेट देते हैं, तो हम उसको कहते हैं सिरे विहीन कुंडली। इससे केंद्र पर हमें ज्ञात करनी चुंबक क्षेत्र की तीव्रता μ0/2 I/r होती है। अगर हम किसी धारावाही चारा तार की बात करें तो μ0/2 I/r होती है। अगर हम वृत्ताकार कुंडली या लूप की बात कर रहे हैं तो आप समझ जाना कि बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग की बात की जा रही है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, इंटीग्रल वेक्टर B इंटू DL इज इक्वल टू μ0 इंटू I होता है। इसके द्वारा आप धारावाही परिनालिका जो होती है उसके केंद्र पर ज्ञात कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसके किनारों पर B इक्वल टू μ0 Ni वाले फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल N टोटल फेरों की संख्या होती है, स्मॉल n केवल एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है। आपसे पूछ सकता है भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो बताओ इसमें धारा का मान कितना होगा। दूरी बराबर 4 गुणा समय का यूज़ कर लेना, और दूरी का मान होगा परिधि के बराबर 2πr लगा देना। इलेक्ट्रॉन का आवेश 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इतनी बात तो कम से कम आपको पता ही होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, तो भाई आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। चुंबक को किसी भी कॉइल के पास लेके आओ अथवा दूर लेके जाओ तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और दूसरी बात क्या, स्वप्रेरण के बारे में आपने पढ़ा होगा, अन्योन्य प्रेरण के बारे में आपको पढ़ा होगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो नियम होते हैं। देखो ये पहला नियम जो होता है बताता है आपको चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन के बारे में, और दूसरी नियम आपको बताता है E इक्वल टू माइनस का डेल्टा φ/Δt। इसके अलावा आता है कि लेंज का नियम जो ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है, जो हमें धारा की दिशा के बारे में भी बताता रहता है। ओके गाइस, इसके अलावा U इक्वल टू हाफ Li² कुंडली में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। L/r इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक समय नियतांक कहलाता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं स्वप्रेरण की। स्वप्रेरण में एक कुंडली होती है, और एक कुंडली में धारा के मान को कभी बढ़ाते हैं और कभी घटाते हैं, जिससे उस कॉइल की चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के फलस्वरूप प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होने की जो घटना होती है उसको हम स्वप्रेरण कह लेते हैं। इसको कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं। E इक्वल टू L इंटू डेल्टा I/Δt इसका फॉर्मूला होता है, और L का मात्रक हेनरी होता है। अगर मैं अन्योन्य प्रेरण की बात करूँ, अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडली होती हैं। पहली कुंडली में हम बैटरी लगाते हैं, दूसरी में हम केवल क्या लगाते हैं, धारा मापी, धारा का संसूचन करने के लिए। तो पहली कॉइल में जब हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कॉइल के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और दूसरी कॉइल में ही प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है, और घटना कहलाती है अन्योन्य प्रेरण। E इज इक्वल टू यानी ES इज इक्वल टू M, अन्य प्रेरण को M कहा जाता है, डेल्टा IP/Δt। P का मतलब प्राइमरी, S का मतलब सेकेंडरी। ओके गाइस, और M का मात्रक भी यहाँ पर हमारा हेनरी होता है। दोनों का मात्रक बिल्कुल यहाँ पर सेम रहता है। अब मात्रक सेम हो जाने के बाद आप लोगों को पता होगा भाई स्वप्रेरण का एग्जाम्पल क्या है, चौक कुंडली। अन्य प्रेरण का एग्जाम्पल क्या है, ट्रांसफार्मर। चौक कुंडली में एक कॉइल होती है, इसलिए ये आधारित है स्वप्रेरण पर, सेल्फ इंडक्शन पर, लेकिन ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ने के साथ साथ ये स्वप्रेरण अंजन प्रेरण जो कि फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, इस पर न्यूमेरिकल आपको कर लेने। E = ½ ओमेगा BL² पर भी करना है और E = BVL इस पर भी फॉर्मूले के ऊपर भी न्यूमेरिकल आपको तैयार करने हैं, और F = IL भी तो आपको मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रतिवर्ती धारा की। देखो बीच बीच में कभी कभी टॉपिक थोड़े मैं आगे पीछे बता देता हूँ तो इधर उधर चले जाते हैं, तो डरने वाली ज़रूरत नहीं है, आराम से उनको सुनना वीडियो को और दोबारा से उनको लिख लेना। लिख रहे हो मत या तैयार करते रहो, एज ए रिवीजन मैं आपको बता ही रहा हूँ। अब हम बात करते हैं प्रतिवर्ती धारा की या अल्टरनेटिव करंट की। भाई प्रतिवर्ती धारा में होता क्या है, तो प्रतिवर्ती धारा के अंदर आपको समझना होगा प्रतिवर्ती धारा की जो इक्वेशन होती है I = IG sin ωt, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। IRMS = I0/√2, IRMS धारा का वर्ग माध्य मूल मान, IO धारा का शिखर मान। VRMS = V0/√2, VRMS क्या है, विभव का वर्ग माध्य मूल मान, और V0 शिखर मान बटे √2 हो जाता है। यहाँ से आप धारा का माध्य मान निकाल सकते हैं, औसत मान निकाल सकते हैं, एक चक्कर के लिए निकाल सकते हैं, आधे चक्कर के निकाल सकते हैं। आधे के लिए 2I0/π होता है, पूरे के लिए मान इसका 0, क्योंकि जितना प्लस का होगा उतना ही उसका माइनस का निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर परिपथों की, भाई तो परिपथ यहाँ पर बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने आपको केवल 2 परिपथ के बारे में बताऊंगा, LCR और LC परिपथ के बारे में। LC परिपथ की अनुनाद की अवस्था की आवृत्ति का मान कितना होता है, F = 1/2π√LC। यहाँ पर F आवृत्ति होती है, 50 से 55 हर्ट्ज आवृत्ति होती है यहाँ पर प्रतिवर्ती धारा की। आपको समझना होगा जिसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है, जबकि DC के लिए बिल्कुल सीधी लाइन खींची जाती है। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। मैं बताता हूँ आपको LC परिपथ के बारे में। LC परिपथ की प्रतिबाधा आपसे मालूम कर सकता है, Z = √XL - XC² प्लस R² मालूम कर सकता है। tan phi का फॉर्मूला आपसे मालूम कर सकता है, XL/R हो सकता है, और cos phi का मामला भी आपसे मालूम कर सकता है। कलांतर और ये पथांतर भी, शक्ति गुणांक भी इनको कहा जाता है। cos थीटा को शक्ति गुणांक कहा जाता है। ओके गाइज, XL = ωL, इसको हम कहते हैं धारितीय प्रतिघात। XC = 1/ωc, इसको हम कहते हैं प्रेरक की, XL को हम कहते हैं प्रेरक की प्रतिघात, यानी ओमेगा × L 2πfL हो जाएगा, और धारित प्रतिघात होता है XC = 1/ωc, ओमेगा का मान 2πfc हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अनुनादी परिपथ के बारे में बता सकते हैं आप। XL XC का मान और XC का मान बिल्कुल समान रहे, XL = XC हो जाए तो वहाँ पर अनुनादी परिपथ होता है। और अनुनादी परिपथ 2 प्रकार का होता है, श्रेणी और समांतर। समांतर की हमें बात नहीं करनी, हमें बात करनी है श्रेणी की। और LCR परिपथ एक श्रेणी अनुनादी परिपथ होता है, तो आप इसका डेरिवेशन दोबारा से प्रूव करके इसमें दिखा सकते हैं। चौक कुंडली क्या होती है भाई, चौक कुंडली जो होती है जिसमें L और या C परिपथ किसी में परिपथ में लगा दिया जाए, शक्ति 6 का मान 0 जाए, तो वहाँ पर ऐसे परिपथ को वाटहीन परिपथ भी हम कह लेते हैं। चौक कुंडली में क्या होता है, प्रतिरोध होता है और प्रेरकत्व होता है, तो प्रेरकत्व इसका अधिकतम होना चाहिए, प्रतिरोध इसका 0 होना चाहिए, ये इसकी शर्त होती है। और जो इसका जो यूज़ किया जाता है, यूज़ करते हैं AC को कंट्रोल करने के लिए, जैसे DC को कंट्रोल करने के लिए DC वोल्टेज कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, ये चौक कुंडली हो गई हमारी। बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, ऊंचाई और अपचाई। उच्च वोल्टेज की निम्न धारा को निम्न वोल्टेज की उच्च धारा में कन्वर्ट करना, या निम्न वोल्टेज की उच्च धारा को उच्च वोल्टेज की निम्न धारा में कन्वर्ट करना, ये ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर के स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के कार्य होते हैं। अगर हम बात करें परिणमन अनुपात की, तो परिणमन अनुपात स्टेप अप का ज़्यादा होता है और स्टेप डाउन का कम होता है। दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या, पहली कुंडली फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहा जाता है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर के बहुत सारे फॉर्मूले, P = VI से आप कर सकते हैं, और इसके अलावा ES/EP = IS/IP, ऐसे फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांसफार्मर जो होता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। भवर धाराओं की अगर हम बात करें, तो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धातु का टुकड़ा गति कर रहा है, तो उसके संपूर्ण भाग से कुछ प्रेरित धाराएं निकलती हैं जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती हैं। ऐसी धाराओं को हम भवर धाराएं कहते हैं। इसको कम करने के बहुत से उपाय हैं, आप नोट्स में आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आकर के हमारी फर्स्ट बुक के लगभग सभी चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। अब हम सेकंड पे बढ़ने से पहले लास्ट चैप्टर की बात करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, तो आप विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बता सकते हैं। रमा, DP, X, गामा, ये तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम होता है और आवृत्ति का ये बढ़ता हुआ क्रम हो सकता है। तो यहाँ से विकल्प पूछा जाता है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है अथवा कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा नहीं होती है। तो 7 होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, रमा, DP, X, गामा। रमा रेडियो तरंगें, माइक्रो तरंगें, अवरक्त तरंगें, परावैग्नी, दृश्य, एक्स किरणें और गामा किरणें। तो ये 7 विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। बाकी बीटा अल्फा कण जो होते हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगों में काउंट नहीं किए जाते। ओके गाइज,
चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। परावर्तन अपवर्तन कोई खास चीज़ है नहीं, आपको बताने को इतना फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन अगर हम अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन में आपको पता है प्रकाश किसी पृष्ठ पर गिरता है, टकरा के बाहर निकल जाता है। इस लाइन के नियम लागू होता है, एन इज इक्वल टू साइन अपॉन साइन आर होता है, एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर होता है। तो बातें आपको पता होनी चाहिए, एन इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी का आपको प्रूफ पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के चैप्टर की बात करूँ तो ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, बी इज इक्वल टू बी जीरो साइन ओमेगा टी। बी चुंबक क्षेत्र की तीव्रता होती है, बी जीरो उसका आयाम होता है, ई होती है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई जीरो इसका आयाम होता है। इसके अलावा ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन बी इज इक्वल टू सी, इस फॉर्मूले का भी कभी कभी यूज़ आपको करना होगा। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ऐसा आपसे विकल्प में भी पूछा जा सकता है। अब बात करें हम प्रकाश की ऑप्टिक्स की, तो मैंने आपको एन इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी के बारे में बताया, और ऐसी को मैंने क्रांतिक कोण के बारे में बताया, सघन माध्यम बना वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण विरल माध्यम में 90 डिग्री हो जाता है। और अगर क्रांतिक कोण से ज़्यादा एंगल बन जाए तो वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना हो जाती है, और वहाँ पर जो है परख नली टूटी हुई पानी में डालते हैं तो चमकना स्टार्ट कर देती है। हीरा भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से चमकना स्टार्ट कर देता है। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू वाले फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं। एफ यहाँ पर फोकस दूरी होती है, वी यहाँ पर प्रतिबिंब से लेंस या दर्पण की दूरी होती है, और यू यहाँ पर लेंस या वस्तु से वस्तु की दूरी होती है। ओके गाइस, तो आप इनका यूज़ करके आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल ज्ञात कर सकते हैं। मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती की परछाई कहीं बन रही है, तो बताओ मोमबत्ती की इमेज जो है कितनी बड़ी बनेगी, ये भी आपसे पूछ सकता है। आई को इमेज कहा जाता है, ओ को वस्तु कहा जाता है, वी को प्रतिबिंब से लेंस या दर्पण की दूरी कहा जाता है, यू को लेंस या दर्पण से वस्तु की दूरी कहा जाता है, एम को यहाँ पर रेखीय आवर्धन और आवर्धन क्षमता कहा जाता है, पी को यहाँ पर लेंस की क्षमता कहा जाता है, एफ को यहाँ पर फोकस दूरी कहा जाता है, स्मॉल डी को यहाँ पर लेंसों के बीच की दूरी कहा जाता है, और ए को यहाँ पर पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी कहा जाता है। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, फॉर्मूला सेम होने वाला है, एन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन आर। लेंस मेकर के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू एन माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2। हाँ, एक फॉर्मूला याद आया मुझको, डब्ल्यू एन जी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इज इक्वल टू ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। एन जी का मतलब हवा के सापेक्ष कांच का बटे हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग दैर्ध्य घट जाती है प्रकाश की, जबकि आवृत्ति एक ऐसी राशि जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विकल्प में आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लेंस मेकर के बाद डी इज इक्वल टू होता है वी माइनस यू, स्मॉल डी को हम कहते हैं लेंसों के बीच की दूरी, ए इज इक्वल टू होता है वी अपॉन वी प्लस यू, पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी इसको कहा जाता है। ओके गाइस, तो आप डब्ल्यू एन जी से जी एन डब्ल्यू कैसे निकालोगे, 1/डब्ल्यू एन जी बराबर जी एन डब्ल्यू होता है, तो आप इसको उल्टा करके यानी फॉर्मूले को 1 करके आसानी से किसी का मान भी ज्ञात कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि वायु का बुलबुला जो पानी के अंदर है किस तरीके से व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। आँखों में अभिसारी लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आँख में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस होता है। तो आगे बढ़ते हैं मानव नेत्र की तरफ। मानव नेत्र में 2 दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस यूज़ किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में आपका अब उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। बाकी आप चेक कर लो इसमें, बाकी 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। और जब बीमारी होती है आँखों में तो वी का मान भी माइनस का होता है और यू का मान भी वहाँ पर माइनस का लगाना पड़ता है। आगे बढ़ते, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के बारे में आप पढ़ लेना कि नेत्र का लेंस दूरदर्शी का बड़ा होता है या सूक्ष्मदर्शी का बड़ा होता है या छोटा होता है, तो ऐसा विकल्प में आपसे वो पूछ सकता है। ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद हमें मिलेगा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो अगर हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की बात करें तो भाई हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति तरंग होती है। तरंगाग्र किसे कहते हैं, माध्यम के कंपन करने वाले कण अगर किसी एक ही पृष्ठ में है तो उसे तरंगाग्र कहा जाता है। और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा ये भी माना गया था कि प्रकाश की तरंग जो प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य होती है, जो आगे चल के बाद में बताया जाएगा व्यक्तिगत में, जो गलत है। तो गाइज आगे इसमें आप कर सकते हैं हाइगेंस तरंग सिद्धांत द्वारा परिवर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या, प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है दैर्ध्य उसकी घट जाती है। और एन इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा के ऊपर न्यूमेरिकल हो सकते हैं। पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा जिसको हम द्रव्य तरंग कहते हैं, या 12.27/10 एंगस्ट्रॉम में इसका मान होता है मान होता है। तो ऐसे बहुत से फॉर्मूले हैं द्रव्य तरंग जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि विकल्प में इसको पूछ सकता है, न्यूमेरिकल के रूप में भी इसको पूछ सकता है। तो गाइज
हम आगे बढ़ते हैं किसके बारे में, अब व्यतिकरण की बात कर लेते हैं। व्यतिकरण क्या होता है, जब किसी माध्यम में लगभग बराबर आयाम की और समान आवर्त तरंग संचित की जाती है तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग बन जाती है, और कभी उसकी तीव्रता अधिकतम होती है, कभी तीव्रता उसकी मैक्सिमम होती है तरंगों में मिलने के बाद की, तो इसे समपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, और कंबाइंड नाम दिया जाए तो उसको व्यतिकरण या इंटरफ्रेंस कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए I1/I2 = A1/A2 का होल स्क्वायर विकल्प आता है और न्यूमेरिकल भी आते करने के लिए। Imax/I_min = A1+A2/A1 - A2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर A1A2 आयाम है, I1I2 यहाँ पर तीव्रता है, तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आपको करने के लिए आ सकते हैं। आपको A1/A2 बराबर दे देगा 2/3। आपसे कहेगा I1/I2 का मान कितना होगा, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 4:9 इसका आंसर बन सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। फ्रिंज का प्रयोग है, यंग का प्रयोग। यंग ने अपने प्रयोग में क्या बताया था, तो भाई यंग ने अपने प्रयोग में यह बताया था कि अगर हम एक प्रकाश स्रोत लें, उसके आगे स्लेट लगाएं, एक छिद्र कर दें, और उसके आगे स्लेट और लगाएं जिसमें 2 छिद्र कर दें, उसके आगे पर्दा लगा दें, तो प्रकाश जो होता है छिद्रों से होता हुआ 30 स्लेट पे फोकस होता है। तो जहाँ डार्क डार्क लाइंस, डॉट डॉट लाइंस मिलती हैं, संपोषी व्यतिकरण होता है। जब डार्क डॉट लाइंस मिलती हैं, विनाशी व्यतिकरण होता है। संपोषी व्यतिकरण में चमक ज़्यादा होती है, विनाशी व्यतिकरण में चमक बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट को पूरा पढ़ लेना, इसके बारे में आपको मालूम पड़ जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। W = d(λ/d) फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक होता है। ये दीप्त के लिए, दीप्त की अगर मैं बात करूँगा तो m-1/2 d(λ/d) इसका फॉर्मूला बन जाता है। याद रखो, कैपिटल D स्रोत से पर्दे की दूरी होती है, स्मॉल d स्रोतों के बीच की दूरी होती है, W फ्रिंज की चौड़ाई होती है, लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने के लिए आ सकता है। सो गेट रेडी, तैयार रहना इसके लिए। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। विवर्तन, व्यतिकरण विवर्तन में अंतर क्या, विवर्तन क्या होता है कि प्रकाश का किसी सूक्ष्म छिद्र के किनारों पर मुड़ना जो घटना होता है, इसको विवर्तन कहा जाता है। विवर्तन के लिए केंद्र उच्च की जो चौड़ाई होती है 2λ इसका फॉर्मूला होता है, मात्रक इसका रेडियन होता है। तो आप इसके बारे में ध्यान से पढ़ लेना। और एक होते हैं कला संबद्ध स्रोत, ऐसे स्रोत जिनके लिए कलांतर का मान 0 होता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बी केयरफुल, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। बात कर लेते हैं परमाणु संरचना एवं स्पेक्ट्रोमी की उत्पत्ति के बारे में। सबसे पहली बात आपसे कही जाएगी, भाई अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में कौन सा कण का उपयोग किया था, अल्फा कण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये मूल कण होता है। इसके अलावा जो अल्फा कण किस चीज़ से बनाए गए थे, भाई ये पोलोनियम से तैयार किए गए थे। इससे हमें मालूम पड़ गया था किस चीज़ के बारे में, नाभिक की संरचना के बारे में, कि भाई परमाणु संरचना के बारे में, कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और परमाणु का समग्र द्रव्यमान धनावेश जो होता है बहुत छोटे स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। अधिकतर अल्फा कण टकरा के जो मतलब सीधे निकल जाते हैं, थोड़े टकरा जाते हैं, कुछ टकरा के वापस भी लौट के आते हैं। तो ऐसी कंडीशन इसके अंदर बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें कूलामी नियम के बारे में बताया गया। और हाँ, जो नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर रेंज की होती है और इलेक्ट्रॉन 10⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले भाग में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। इसके रदरफोर्ड के नियम के बारे में आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर जाता है, ऐसा उसमें कुछ बताया गया है। अगर हम बात करते हैं आयन विभव के बारे में, आयन ऊर्जा के बारे में, उत्तेजन विभव के बारे में, उत्तेजन ऊर्जा के बारे में सब लोगों को पता होना चाहिए। इतना उत्तेजित कर दे इलेक्ट्रॉन को कि परमाणु को उत्तेजित कर दे, इतना आयनित कर दे इलेक्ट्रॉन को कि परमाणु को आयनित कर दे, तो आयन विभव उत्तेजन विभव कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु के आयन ऊर्जा जो मान -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और एनवी कक्षा के लिए ऊर्जा का मान En = -13.6/n² होता है। अगर हम बात करें आगे, तो आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणियाँ पाई जाती हैं। लाइमन की बात करें 1/λ = R1/1² 1/n²। n का मान वहाँ से 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1/1 इसमें आ चुका है। n = 2, पहली रेखा के लिए n = 2, n = 3, 4, 5, 6 मान लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बामर श्रेणी की बात करूँगा तो 1/λ = R1/2² 1/n²। तो n का मान यहाँ पर 3 से स्टार्ट होने वाला है। इसी तरीके से आप और श्रेणियों की यहाँ पर बात भी कर सकते हैं। जो लास्ट की श्रेणियाँ होती हैं वो अवरक्त क्षेत्र दृश्य भाग में पाई जाती हैं, आपको पता होगा। इसके अलावा पहली वाली परावैग्नी में, दूसरी वाली अवरक्त में पाई जाती है, तो आपको पता होगा। बाकी सारी दृश्य भाग में पाई जाती है। आप सीमा रेखा की तरंग दैर्घ्य निकाल रहे हैं, तो सीमा रेखा की तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए आपको n का मान यूज़ करना होगा इन्फिनिटी। ठीक है गाइस, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। En = -13.6/n²। हाइड्रोजन इसके अलावा कह सकता है फिर रिडबर्ग नियतांक अनुप्रयोग कितना होता है, क्या होता है। तो भाई रिडबर्ग नियतांक अनुप्रयोग समझाने के लिए आप एक काम कर लियो, हाइड्रोजन परमाणु के आयन ऊर्जा का मान ज्ञात कर लेना। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मान हो जाता है। J = NH/2π होता है। कभी कभी कह देता है कि किसी भी परमाणु के लिए, भूतल के लिए कोणीय संवेग कितना होगा, जिसमें एक कक्षा होती है उसमें n का मान 1 लगा देंगे, दूसरी कक्षा कहेगा n का मान 2 लगा देंगे। अगर मैं 1 लगाऊंगा तो h/2π होगा, अगर मैं 2 लगाऊंगा तो 2h/π हो जाएगा। h यहाँ पर प्लांक नियतांक होता है, 6.6 जूल सेकंड इसका मात्रक होता है। r का मान 1.097 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है, और इसकी विमा आपको पता करनी होगी उस 1 घंटे की वीडियो से। चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में, आयनन ऊर्जा के बारे में, और इसके अलावा जो खास खास बातें थी वो मैंने आपको इस चैप्टर में बता दी हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर नाभिक की संरचना के बारे में, तो आपको नाभिक की संरचना के बारे में पता होना चाहिए। प्रोटॉन प्रोटॉन परिकल्पना के बारे में, Z बराबर P बराबर E, A बराबर P प्लस N होता है, R की पावर 1/3 होता है। यहाँ पर R0 फर्मी नियतांक 10⁻⁻15 मीटर होता है। A यहाँ पर परमाणु भार होता है। और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो आगे समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान, संभारित परमाणु भार समान, न्यूट्रॉनिक न्यूट्रॉनों का मान समान, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनों का मान समान। और नाभिकीय बल क्या होता है? एक प्रकार का विनिमय बल होता है। विकल्प के रूप में आपसे मालूम पड़ सकता है P प्लस N होता है। सारी श्रेणियों को आपको निम्नलिखित कर लेने हैं पिछले वाले चैप्टर के, वो मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो गाइस आगे बढ़ने के बाद हमारा चैप्टर आने वाला है परमाणु संरचना के बारे में, थोड़ा बहुत उसमें बताया गया है। उसमें आपको बताया गया भाई एक AMU या एक U क्या होता है। तो कारण परमाणु निर्माण के 1/12 भाग एक U के बराबर होता है। एक AMU बराबर 931 MeV के बराबर होता है। ये 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। बात करें बंधन ऊर्जा की तो इस साल बंधन ऊर्जा सिलेबस में तो नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी नाभिक के अंदर न्यूक्लियन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों को जो कंबाइंड नाम होता है ना, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉनों को अलग अलग करने के लिए अनंत तक जो हमें आवश्यक ऊर्जा का मान होता है उसको बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा बराबर बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, डेल्टा E = mc² होता है। लेकिन अगर डेल्टा M का मान आपको AMU में दे दिया जाए तो आप 931 से गुणा कर डेल्टा E का मान निकाल सकते हैं। अगर प्रति की आप बात करेंगे तो परमाणु भार से आपको भाग करना होगा। जैसे कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो आप इस 12 से इसमें भाग कर देंगे। अगर मैं हीलियम की बात करूँ, हीलियम का दूसरा नाम होता है अल्फा कण, और अल्फा कण का परमाणु क्रमांक होता है 2, परमाणु भार होता है इसका 4, और ये प्रकार का मूल कण होता है। अगर हम बात करें युग्म विनाश की, युग्म उत्पादन की, तो इसके लिए उत्पन्न ऊर्जा का मान 1.02 MeV होता है और विकल्प के रूप में आता है। इसके ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो मैंने कराया है, बट आप लोग अगर मेरे पास नहीं पढ़े हुए तो आप आराम से शॉर्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसका आंसर आ रहा होगा 1.92 MeV। तो बंधन ऊर्जा के ऊपर काफ़ी निम्नलिखित करने के लिए आ सकते थे, इस साल नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो निर्माण क्षति है उसके ऊपर करने की निम्नलिखित आ सकते हैं, समीकरणों के ऊपर आ सकते हैं। जैसे कि आपको बताऊं 6C 12 + 1 बीटा 0 प्लस डॉट डॉट आगे जो रिक्त स्थान भरने को आएगा, तो इस टाइप के सवाल भी आपको करने के लिए आ सकते हैं। तो आपको उन सवालों की, उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपने पढ़ा होगा प्रकाश के ध्रुवण चैप्टर के बारे में। प्रकाश के ध्रुवण चैप्टर क्या होता है? प्रकाश के ध्रुवण में आपको प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति के बारे में मालूम पड़ता है। यह प्रकाश का ध्रुवण ही एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो बताता है कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। पोलराइट के बारे में आपको बता देता हूँ। सस्ती व्यापारिक विधि होती है, कांच में लगाया जाता है। हर्पेथाइट नामक यौगिक से एक नाइट्रस सेलुलोज की झिल्ली बनाई जाती है जो 2 क्रिस्टलों के बीच में रख दी जाती है, एक क्रिस्टल ऐसे, एक क्रिस्टल ऐसे, और दोनों को आपस में मिला के रख दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन जो है लगातार इसमें बन सकती है। फ़ोन बज गया, बच्चे फ़ोन करते रहते हैं, पूछने की नहीं क्वेश्चन, बट मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ तो इसलिए पहले वीडियो तैयार कर लेते हैं, बाद में आपकी कॉल रिसीव करेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया इसके बारे में कैसे कैसे क्या हो सकता है। रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें से बहुत कम सिलेबस में है इस बार समझने के लिए। सबसे पहले आपको समझना होगा इसमें भाई रेडियो एक्टिविटी में 6 नियतांक के बारे में पढ़ लेना थोड़ा बहुत, और अर्धायु काल के बारे में पढ़ लेना। जितने समय में पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है तो आप इसके अंदर ये पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो उसका आपके न्यूमेरिकल चेक कर लेना कि न्यूमेरिकल किस तरीके से किए जाएंगे। अगर मैं बात करूं, एक चैप्टर है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? किसी धातु की सतह से प्रकाश सहायता से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक तीव्रता होता है, विभवांतर होता है, और धारा का मान होता है। ये आपको पढ़ लेना, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। आगे आपसे प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन समीकरण पूछ सकता है। W + E के मालूम कर सकता है। कार्यफलन के बारे में मालूम कर सकता है। न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक हो सकता है। दहलीय आवृत्ति के बारे में मालूम कर सकता है, और दहलीय तरंग दैर्ध्य के बारे में मालूम कर सकता है। अधिकतम न्यूनतम आवृत्ति तरंग दैर्ध्य का प्रकाश परिभाषा आराम से आप बना सकते हो। दहलीय तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला लैम्डा 0 से लिखा जाता है, और दहलीय आवृत्ति का फॉर्मूला न्यू 0 से लिखा जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर और क्या रह गया भाई इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको द्रव्य तरंग के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं। hν W + E के लिए W = hν 0, W = Hc/λ, E = Hc/λ। H होता है प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁻² सेकंड। C प्रकाश की चाल होती है निर्वातीय वायु में 3 × 8 मीटर/सेकंड इसका मान होता है, ठीक है। और आपको दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, 3800 एंगस्ट्रॉम के बीच में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और हाँ, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य की रेंज भी तैयार कर लेना, कभी कभी वो भी आपसे मालूम कर सकता है। ओके गाइस,
अब हम आगे बढ़ जाते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारे पास आएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, नाभिकीय संलयन के बारे में। नाभिकीय संलयन में होता क्या, सब लोगों को पता है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, जो नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है और नाभिक संलयन हल्के नाभिक जुड़ करके बड़ा नाभिक बना लेते हैं, तो वो नाभिकीय संलयन हो जाता है। नाभिकीय विघटन, एक तो विखंडन, एक होता है विघटन। विघटन में क्या होता है, पदार्थ से स्वतः अल्फा बीटा गामा कण निकलते हैं। अल्फा जो होते हैं वो तो ऊर्जा के रूप में निकलते हैं, बीटा इलेक्ट्रॉन के रूप में निकलते हैं, गामा ऊर्जा के रूप में निकलती है। गामा जो होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं, बट अल्फा बीटा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होती हैं। गामा में जो आवेश होता है वो नहीं होता है। बीटा में आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। अल्फा का जो आवेश होता है वो आपको पता ही है 3.2 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इतनी बातें आपको कम से कम ये पता होना चाहिए आवेश के बारे में, ठीक है। और आवेश क्वांटीकरण मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था भाई, Q = N ही होता है कि किसी वस्तु पर कम से कम आवेश की मात्रा Q = N के बराबर होती है। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको हाथ के विकल्प भी बताता चला हूँ कि विकल्प कैसे कैसे क्या क्या कहाँ से बन सकते हैं। इसके अंदर आपको प्रथम फोकस द्वितीय फोकस जो स्टार्टिंग में है उसके भी विकल्प चेक कर लियो भाई, वहाँ से विकल्प आपके लिए बन सकता है कि प्रथम फोकस कब होगा, प्रकाश किरण गिरेगी क्या होगा, प्रकाशिक बिंदु क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अभी मुझको याद आया तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बैंड ऊर्जा के बारे में पढ़ लेना कि भाई सिलिकॉन के लिए कितनी होती है, जर्मेनियम के लिए कितनी होती है, 0.75 होती है, 0.72, जितनी भी होती है आप उस तरीके से उसको पढ़ लेना है। अगर हम बात करें यहाँ पर अर्धचालक की, हालांकि पदार्थ तो चालक की प्रकार होता है, अर्धचालक की बात करेंगे, टाइम आपको ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो शॉर्ट ही बनाएंगे। तो अर्धचालक मैंने आपको बताया होगा, निज अर्धचालक होता है जिसको आंतरचालक भी कहते हैं, बाह्य अर्धचालक भी होता है। तो अगर मैं निज अर्धचालक की बात कर रहा हूँ तो फोर्थ ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं, जर्मेनियम इसका परमाणु क्रमांक 32 होता है, इसको निज अर्धचालक कहा जाता है। प्योर फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं निज अर्धचालक कहलाते हैं। अगर मैं आपको करूँगा बाह्य अर्धचालक की बात, उससे पहले मैं आपको बताऊँगा डोपिंग के बारे में, यानी अपमिश्रण के बारे में। जर्मेनियम में अगर 5 या 3 संयोजकता की वैलेंसी शुद्धि के रूप में मिला दी जाए तो उसको अपमिश्रण यानी डोपिंग भी कहा जाता है। और जर्मेनियम के अंदर अगर किसी भी ग्रुप को इम्प्योरिटी के रूप में अगर आप मिला दोगे तो उसमें बन जाएगा आपका बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक आपका 2 प्रकार का हो जाता है। कौन कौन सा 2 प्रकार का होता है भाई, एक तो होता है पी टाइप, एक होता है आपका एन टाइप। अगर आप जर्मेनियम में 5th ग्रुप को इम्प्योरिटी के रूप में मिला दोगे तो वहाँ बन जाएगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए पॉजिटिव आवेश वाहक अर्थात कोटर ज़्यादा होते हैं, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपका क्या होगा, नेगेटिव आवेश वाहक ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें करते क्या है आप, जर्मेनियम में 3rd ग्रुप को इम्प्योरिटी के रूप में मिला दिया जाता है। और हाँ एक बात सुने, जर्मेनियम में आपको 5th ग्रुप में, अगर जर्मेनियम में आप 5th ग्रुप को मिलाएंगे तो आपका बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जर्मेनियम में आप मिलाएंगे 3rd ग्रुप तो आपका बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि उसमें पी टाइप में कोटर ज़्यादा होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। एक होता है आपका पी एन संधि डायरेक्ट। और हाँ एक बात याद रखना कि 3rd ग्रुप में कौन से एलिमेंट होते हैं आवाज सारणी से पढ़ लेना, और 5th ग्रुप में कौन से एलिमेंट होते हैं इनको आवाज सारणी से पढ़ लेना, विकल्प में आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं पी एन संधि डायोड। पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर मिला दो आपस में तो क्या बन जाएगा, पी एन संधि डायोड बन जाएगा। पी एन संधि डायोड के अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही कोटर होते हैं, इस बात को आपको समझना होगा, याद रखना होगा। और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर से बेहतर माना जाता है, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और कोटर बहुत ही कम होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर अवक्षय परत मिलती है हमें कहाँ पर, पी एन संधि डायोड की संधि पर, और इसके संधि पर हमें विभव प्राचीर भी मिलता है। और जो अवक्षय परत होती तब तक बनती रहती है जब तक कि इसकी मोटाई 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻³ मिलीमीटर ना हो जाए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो बाइजिंग की बात की जाएगी। बाइजिंग क्या होती है भाई, बाइजिंग यानी अभिनति। पी एन संधि डायोड में डीसी अप्लाई करने के लिए को बाइजिंग कहा जाता है। एक होती है फॉरवर्ड बाइजिंग, होती है रिवर्स बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग को अग्र कहा जाता है, रिवर्स को पश्च कहा जाता है। अगर हम फॉरवर्ड बाइजिंग की बात कर लेते हैं तो फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या होता है, धन से धन जोड़ेंगे, ऋण से ऋण जोड़ेंगे, यानी पी फॉर पॉजिटिव को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दो, एन नेगेटिव को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दो, तो आपकी फॉरवर्ड बाइजिंग बढ़ जाएगी, अवक्षय पथ चौड़ाई कम हो जाएगी और धारा का मान बढ़ जाएगा। रिवर्स बाइजिंग में प्लस को माइनस से जोड़ते हैं, माइनस को प्लस से जोड़ते हैं, अवक्षय पथ चौड़ाई बढ़ जाती है, इससे धारा का मान घट जाता है। तो आपको ये बात भी समझनी होगी। पीएन संधि डायोड का सिंबल क्या होता है वो आप नोट्स में चेक कर लेना। पीएन संधि डायोड की हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की जो इक्वेशन, जो आपकी प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए। अर्धतंगिष्टकारी में धारा बढ़ती है, शून्य, बढ़ती है, शून्य, और जो पूर्ण तंगिष्टकारी होता है बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है, देख के लग रहा होगा ऐसा। लेकिन पूर्ण तंगिष्टकारी में 2 डायोड लगाए जाते हैं। जब पहला वाला डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग पे होता है, दूसरा वाला रिवर्स पे होता है, तो इस फॉरवर्ड की वजह से धारा का मान बढ़ता रहता है। जब दूसरा वाला फॉरवर्ड पे होता है तो पहला वाला रिवर्स पे होता है, यानी हर कंडीशन में एक ना एक डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग पर रहेगा और धारा का मान बढ़ता रहेगा। जबकि रिवर्स बाइजिंग में क्या होता है भाई, जबकि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में क्या होता है, उसमें एक डायोड होता है। जब ये फॉरवर्ड पे धारा बढ़ गई, रिवर्स पे धारा का मान घट गया, तो इस तरीके से इसमें कार्यक्रम चलता रहता है।
एलईडी की बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। लाइट एमिटिंग डायोड इसका होता है, फॉरवर्ड वाइजिंग पे हमेशा काम करता है। जैन डायोड की आपको बात करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता इतनी है नहीं। परावैद्युत सामर्थ्य और हाँ भंजक विभवांतर तो मुझे भी याद आया, उसके बारे में आप पढ़ लेना। ट्रांजिस्टर एक धारा चालित साधन होता है जिसका आविष्कार बेंटन वार्डन शुक्ल ने किया था 1948 में किया था, जिसके 56 में नोबेल पुरस्कार भी दे दिया गया। ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, पीएनपी और एनपीएन। ये बात आपको क्लियर करनी होगी। पीएनपी में दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एन टाइप सेमीकंडक्टर रख देंगे तो बन जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसका चौखंडा वाला चित्र जो होता है ये इसका सिंबल नहीं होता है। अगर आपसे कहा जाए पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह सिंबल बनाओ तो आपको गोल वाला डायग्राम बनाना होगा। इसमें एमीटर होता है, इसमें बेस होता है, इसमें कलेक्टर होता है। पीएनपी में भी होता है और एनपीएन भी होता है। ओके गाइस, अगर आपसे क्रिया विधि पूछेगा या आपसे कहेगा पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में बताओ तो आपको इसका चौखंडा आयताकार चित्र जो है आपको वो बनाना पड़ेगा। इसमें होता है क्या, एलएचएस को एमीटर कहते हैं, आरएचएस को कलेक्टर कहते हैं, मध्य भाग को इसमें आधार कहा जाता है। आधार की डोपिंग इसमें बहुत ही कम रखी जाती है, इससे अधिक आवेश वाहक संग्राहक तक पहुँच सके एमीटर के द्वारा। अब इसके अलावा इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक कर्व तैयार किए जाते हैं। इनपुट अभिलाक्षणिक कर्व, आउटपुट अभिलाक्षणिक कर्व। इसके अलावा एक कर्व और तैयार किया जाता है जिसको हम आउटपुट कहते हैं। देखो भाई, इनपुट में भी दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं, आउटपुट अलग होता है, तो आपको इनके डायग्राम तैयार करने होंगे। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर यहाँ लगाया जाएगा, या एक पीएनपी ट्रांजिस्टर यहाँ लगाया जाएगा, या एक एनपीएन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप बैटरी लगाते हैं, प्रतिरोध लगाते हैं। ऐसे यहाँ बैटरी आप प्रतिरोध लगाते हैं, इसको फॉरवर्ड, इसको रिवर्स, इसको रिवर्स, इसको फॉरवर्ड, इस तरीके से आप लगा के इसको, थोड़ा थियोरटिकल है, हालांकि बिना डायग्राम के मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, तो आपको खुद अपने नोट्स में चेक करना होगा। क्वेश्चन में अगर आपके पास है, आप कहीं के भी स्टूडेंट हैं यूपी बोर्ड के, तो आप आसानी से अपने नोट्स में इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें भाई पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर में अच्छा कौन सा होता है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर इसमें अच्छा माना जाता है, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और प्रोटॉन कम होते हैं। भाई एन बीच में क्या है, पी, इसका मतलब ये बेटर माना जाएगा। इसके अलावा उत्सर्जक धारा आधार धारा संग्राहक धारा में संबंध क्या होता है, तो उत्सर्जक धारा बराबर होती है आधार धारा प्लस संग्राहक धारा, तो आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। एल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा ई, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा बी। ऐसा फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एल्फा माइनस बीटा, इस तरीके से भी फॉर्मूले आपको प्रूव कराए गए होंगे, तो वो फॉर्मूले भी आप देख सकते हैं। इसमें वोल्टेज प्रवर्धन के बारे में आपको बताया गया होगा, धारा लब्धि के बारे में आपको बताया गया होगा, और शक्ति गुणांक के बारे में बताया गया होगा, प्रतिरोध हानि के बारे में आपको बताया गया होगा, तो उसके फॉर्मूले भी आपको देख लेने हैं। इसमें ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में कैसे यूज़ किया जाएगा, उसके 3 डायग्राम आपके नोट्स के अंदर बने हुए होंगे। पहला वाला एनपीएन ट्रांजिस्टर दिखाया गया होगा, दूसरे वाले में आपको बताया गया होगा कि धारा प्रवाहित नहीं हो रही है जबकि वोल्टेज चेंज हो रहा है, और तीसरे वाले में स्विच को ऑन कर दिया गया होगा जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी लेकिन वोल्टेज ऑन हो रहा होगा। तो ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कैसे काम करता है इसके बारे में भी आपको देख लेना है, और ब्रेकडाउन के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। आगे हम बढ़ेंगे तो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक चैप्टर होता है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें 2 प्रकार के परिपथ होते हैं, एनालॉग परिपथ होता है, डिजिटल परिपथ होता है। एनालॉग परिपथ में जो धारा होती है वो एसी होती है, जो हमारे घरों में चल रही होती है, जबकि डिजिटल जो होती है हमारे हाथों में जो वॉच होती है, इसमें जो बने हुए आते हैं अंक, ये जो कैलकुलेटर होता है उसमें जो अंक बने होते हैं उसमें 0 बना होता है। 0 कोई 8 बन जाता है, 9 बन जाता है, 2 बन जाता है, 5, 4, 6, 7, जितना चाहो उतना बन जाता है। इसको हम कहते हैं डिजिटल सर्किट। घड़ियों में, कैलकुलेटर में, मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, सब चीज़ों में इसी का आजकल यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा बूलियन बीजगणित के बारे में आपको बता देता हूँ। ये ऐसी बीजगणित होती है जो सामान्य बीजगणित से बिल्कुल अलग होती है। 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है, और 0 का मतलब फॉल्स होता है, 1 का मतलब ट्रू होता है। इसमें अगर a प्लस बी लिखा होगा तो आप इसे कहेंगे और गेट। अगर लिखा होगा a डॉट बी तो आप इसे कहेंगे एंड गेट। अगर a के ऊपर डंडा खिंचा हुआ बार लगा हुआ बराबर y है तो आप इसे कहेंगे नॉट गेट। तो इस तरीके से आपको इसके सिंबल तैयार रखने होंगे और इसकी सत्यता सारणी आपको पढ़ लेनी है। भाई सत्यता सारणी इसकी कैसे कैसे बनती है बिना डायग्राम के मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, तो आपके अगर नोट्स बने हुए होंगे तो आप नोट्स में चेक कर लेना, एंड गेट और नॉट गेट। हालांकि और वाले को प्लस कहा जाता है, इस वाले को एंड को नॉट डॉट से लिखा जाता है, गुणा वाले चिन्ह से, a डॉट बी इज इक्वल टू वाई, और इसको a बार इज इक्वल टू वाई करके लिख सकते हैं। तो गाइज़ मैंने आपको लगभग अधिकतर हर चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्म कर ही दिया है, बता दिया है न्यूमेरिकल्स के बारे में। और हाँ, ट्रांजिस्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, अल्फा, बीटा, वोल्टेज प्रवर्धन, 12 न्यूमेरिकल आपको 12-13 न्यूमेरिकल कुमार मित्तल की बुक में दे रखे हैं, और किसी बुक में ले लो यार 5 से 6 ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको नहीं दिए हुए होंगे, तो आपको उन सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत ध्यान से देख लेना है। ओके गाइस, तो फिलहाल मैंने आपको पूरी समरी बता दी है। लगभग
50 मिनट में मैंने आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बता दिया है। तो आपको किस तरीके से करना है, ब्लैक पेन यूज़ करें, ब्लू पेन यूज़ करें, अच्छी तरीके से हेडिंग डालें, हर पेन को, हर क्वेश्चन को अंडरलाइन करें, आंसर को अंडरलाइन करें, ताकि क्वेश्चन चेक करने वाले हमारे अध्यापक को पता रहे कि वो जो चेक कर रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ है। और वाइटनर वगैरह और थूक लगा के जो कॉपी आप साफ़ करते हैं उसको साफ़ करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम में मैं आपको मिल जाऊंगा शारिक एपिक के नाम से, तो वहीं आप सर्च करेंगे, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा चैनल ग्रुप नहीं है। और इसके अलावा फेसबुक पे एपिक कोचिंग सेंटर के नाम से मैंने कई पोस्टर बना के डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से वो पोस्टर डाउनलोड करके आराम से उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन बैंक के ज़रिए न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं। तो आप क्वेश्चन बैंक है अनसॉल्व का यूज़ मत करना, टाइम इतना नहीं है। इस वीडियो को देख लो, इस वीडियो को देखने के बाद जितना तैयार कर सकते हो आराम से तैयार कर लो, क्योंकि ये लास्ट टाइम को देखने वाली वीडियो है और आई होप सो आपके लिए बहुत कामयाब रहेगी। सो मैं आपको ऑल द बेस्ट तो कहना चाहूँगा एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक नहीं कहूँगा, क्योंकि लक पे मुझे इतना भरोसा नहीं जितना मुझे आप लोगों की भरोसा है। तो आई होप सो आप सही तरीके से एग्ज़ाम करके आएंगे। कैलकुलेशन को अपने ठीक रखें, कटिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहाँ आपको यूज़ करने के लिए मोबाइल नहीं मिलेगा। सो यहीं हम इस वीडियो को एंड कर लेते हैं, ताकि आपको तैयारी करने का थोड़ा टाइम भी मिल जाए। सो जय हिंद एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और बस इतना ही आज के बताने के लिए। बाय बाय, टाटा।